दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498A के केस को लेकर। 498A के केस में गाइडलाइन जारी करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि अब फैमिली कोर्ट मतलब जिला सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इस तरह के केसेस को सावधानी पूर्वक देखें और ये समझें कि इस तरह के केस चलने योग्य है भी या नहीं है। जिस प्रकार महिला के द्वारा 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है दिन ब दिन, जहां हमने इस धारा को महिला की सुविधा के लिए या महिला के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया था, वही महिला के द्वारा 498A को एक हथियार बना लिया गया है और ये पुरुषों के खिलाफ इस हथियार का जबरदस्त तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के केसेस को बहुत सावधानी पूर्वक देखें और ये समझें कि ये चलने योग्य है भी या नहीं है। मतलब जो महिला के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो प्रथम दृष्टया में ही साबित होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो केस वहीं पर खारिज किया जाना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो केस है PV कृष्ण भट्ट बनाम कर्नाटक राज्य का है और इसकी स्क्रीन पर मैं आपको इस केस का नंबर दे दूंगी, तो आप जाकर सर्च कर इस केस की डिटेल भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या। और यहाँ पर साथ ही मैं बता दूं कि इस केस की सुनवाई की जा रही थी जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मिश्रा जी की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस केस में परिस्थितियां क्या थी। तो इस केस में परिस्थितियां पत्नी के द्वारा जो जनरल एलिगेशंस होते हैं कि मेरे साथ शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है, मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है और मेरे से डॉरी की डिमांड की जा रही है, और ये इसका सबसे बड़ा सहयोग उन्हें कोई भी अनुभवी अधिवक्ता कर देता है कि जब आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो आप इसमें ये केस और ऐड कर दीजिए, आप इसमें ये केस और ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर पत्नी के द्वारा 498 IPC, CRPC 125, 323, 504, 506 और ज्यादा ही हुआ तो परिवार के सदस्यों के ऊपर 376 को लगाकर एक पैकेज जैसा तैयार कर दिया जाता है और यहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा वो फाइल थमा दी जाती है कि अब आप इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बयान दीजिए या आप अपने आरोप लगाइए। तो यहाँ पर महिला पूरी तरीके से ये सोचकर तैयार हो जाती है कि अब मेरे पास बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि मैंने पति को तो पति के साथ साथ पति के परिवार वालों को तक फंसा दिया है और इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं कि वो शर्म के मारे आगे बढ़ने का या उन आरोपों को झूठा साबित करने का नहीं सोचेंगे, बल्कि उन आरोपों से बचने का रास्ता ढूंढेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग कुछ ऐसी बातों में या ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उनको सिर्फ दो ही चीजों में दिमाग चलता है कि यहाँ पर या तो हम मेंटेनेंस कैसे कम दें, या जो महिला के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं तो हमारा सामाजिक स्टेटस है, हमारा आर्थिक स्टेटस अच्छा है, तो हम कैसे भी दे लेकर इस मामले को कैसे भी दबाकर खत्म कर दें, इस चीज को आगे ही ना बढ़ाएं। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आपको चीजों को फाइट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो आप आरोप लगा रहे हो वो आपको साबित करने होंगे। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। लेकिन इस केस में पुरुष वर्ग ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही महिला के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई, चार्जशीट पेश हुई, जैसे ही चार्जशीट पेश हुई पति और पति के परिवार वालों के द्वारा हाई कोर्ट की तरफ रुख किया गया केस को पेश कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हाई कोर्ट के सामने, माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो परिस्थितियां निर्मित की गई उसमें उनके द्वारा भी ये कह दिया गया कि प्रथम दृष्टया देखकर ये लगता है कि अपराध घटित हुआ है, मतलब अपराध कारित किया गया है। तो यहाँ पर पति और पति के परिवार वालों के ऊपर ये कहकर उस अपील को खारिज कर दिया गया कि नहीं, पति और पति के परिवार वालों के द्वारा गलत व्यवहार किया गया है, मतलब शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता या डोरी की डिमांड की गई है। जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया देखकर लगता है कि सही है, और ये कहकर और ये कि उस केस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ये केस चलना चाहिए, और ये कहकर केस को पेश नहीं किया गया, पति की अपील को खारिज कर दिया गया। लेकिन पति के द्वारा यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये सारे तथ्यों को
रखा गया और यहाँ ये पाया गया कि इस केस में पति पहले ही पत्नी से तलाक ले चुका था। मतलब पति पत्नी के वाद विवाद के चलते पति के द्वारा सूट फाइल किया गया था, मतलब तलाक की पिटीशन लगाई गई थी, तलाक की डिक्री भी मिल गई थी, उसके बाद पत्नी के द्वारा केस किया गया। तो इस तरह की परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और कहा गया कि जरूरी है कि अगर पत्नी के द्वारा इस तरह के कोई भी आरोप लगाया जाए तो सावधानी पूर्वक सारी परिस्थितियों को देखकर समझकर ही इस केस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि आखिर प्रथम दृष्टया में ही ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में पति के परिवार वाले गलत हैं भी या नहीं है, या पत्नी के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोप लगाया जा रहा है। और इस केस की वास्तविकता यही थी कि पत्नी के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर ही आरोप लगाया गया था। जब पति के हाथ में तलाक की डिक्री है तो कहीं ना कहीं आपके सामने स्थितियां क्लियर अपने आप ही हो जाती हैं। और ये सारी बातों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब ये सारी चीजों को देखा गया और यहाँ पर पति के द्वारा इस चीज का भी ठोस सबूत दिया गया कि पति के पत्नी के साथ उनके परिवार वाले नहीं रहते थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा लगाए आरोप अपने आप कमजोर पड़ गए। मतलब यहाँ पर जब ये बात साबित हो गई कि पत्नी के द्वारा ये कहना था कि पति के घर वाले मतलब माता पिता के द्वारा उसके साथ मानसिक क्रूरता की जा रही थी या छेड़छाड़ की जाती थी परिवार के सदस्यों के द्वारा या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर जब ये परिस्थितियां क्लियर हुई कि पति पत्नी अकेले रहते थे, उनके साथ परिवार के सदस्य नहीं रहते थे, तो यहाँ पर पत्नी का केस अपने आप कमजोर पड़ा। और यहाँ पर ये कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शिकायतकर्ता ने दहेज की मांग या उनके द्वारा दी गई क्रूरता के बारे में कोई ठोस विवरण नहीं दिया है। मतलब जिसने शिकायत की है उसने इनके बारे में कोई भी ठोस विवरण नहीं दिया है। उनके अलग अलग रहने के तथ्य ने उनके खिलाफ शिकायत के मामले को और कमजोर कर दिया गया है। मतलब जो पत्नी के द्वारा तथ्य कहे गए हैं वो अलग अलग रहने के कारण, मतलब पति और पति के परिवार वाले अलग अलग रहते थे, इस कारण उनकी शिकायत को कमजोर कर दिया गया है। कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव में ससुर और सास के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब जो आपके द्वारा कहा गया है वो एक जनरल एलिगेशन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और सबसे पहली बात कि जब वो साथ ही नहीं रहते और आपने इस तरह के आरोप लगाए हैं तो आपका केस यहीं कमजोर हो जाता है। मतलब ये परिस्थिति क्लियर हो जाती है कि आपके द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है। ये सरल और स्पष्ट भाषा में बात है कि आपके द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अपनी सत्ता को साबित नहीं कर पा रहे। साथ ही अब बात आती है पति के ऊपर, तो पति के ऊपर भी न्यायालय के द्वारा ये कहा गया आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर आप पति से किसी भी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी पर्सनल रंजिश को सॉल्व करने के लिए, मतलब आप अपना बदला लेने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। आपराधिक शिकायत में आरोपों को सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वे व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमे की कठोरता के अधीन करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला उजागर करते हैं। आईपीसी की धारा 498A और डीपी एक्ट के तहत आरोपों से दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना हो, तो आपको प्रथम दृष्टया ये देखना चाहिए कि ये किसी ने अपनी पर्सनल रंजिश के चलते तो इस तरह से कोई आरोप नहीं लगाए हैं, या कोई ये तो नहीं चाहता कि मैं सामने वाले को नीचा दिखा दूं, सामने वाले से अपना प्रतिशोध ले लूं, तो इस चीज के लिए वो न्यायालय का सहारा ले रहा है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। और इसलिए आपको मतलब जिला न्यायालय को इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ना सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये कहकर पति को भी रिलीफ दिया गया, तो यहाँ पर माता पिता को भी रिलीफ दिया गया, पति को भी रिलीफ दिया गया। मतलब पत्नी के केस को खारिज कर दिया गया, पत्नी के आरोपों को
गलत साबित किया गया और बाइज्जत बरी किया गया। तो यहाँ पर आपके सामने स्थिति क्लियर हो गई है कि अगर 498A का केस पत्नी के द्वारा किया भी जाता है और अगर वह साबित नहीं कर पाती तो 101% रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ जरूरी है कि आप अपने आपको साबित करें, ना कि आप डरकर या घबराकर पीछे बैठे। अगर इस केस में पति यहाँ पर हाईकोर्ट से हिम्मत हार जाता तो आगे नहीं बढ़ता तो रिलीफ मिलना संभव नहीं था। लेकिन जब पति ने अपने एफर्ट्स लगाए तो यहाँ पर रिलीफ 101% मिला। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।